हम रोज कितने फैसले लेते हैं। सुबह क्या पहनना है, कौन सा फोन खरीदना है, या फिर किस रेस्टोरेंट में खाना खाना है। बहुत सारे। हाँ, और हम सभी को लगता है कि हम पूरी तरह से आजाद हैं, मतलब अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हमारे ज्यादातर फैसले हमारे होते ही नहीं है, ये तो बहुत एक तरह से डरावनी बात है। बिल्कुल, कोई और बड़ी ही चालाकी से हमारे दिमाग के तारों को खींच रहा है। आज हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च मटेरियल का स्टैक है, वो मनोविज्ञान और दूसरों को मनाने की कला यानी परसुएशन पर आधारित है। और ये नोट्स दुनिया के सबसे प्रभावशाली रिसर्च से निकाले हुए हैं। एकदम सही, लेकिन हमने जानबूझकर इस रिसर्च के मूल स्रोत या लेखक का नाम गुप्त रखा है। कोई नाम नहीं लिया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि सारा ध्यान सिर्फ उन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स पर रहे जो जाने अनजाने में हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये अप्रोच वाकई बहुत सही है, क्योंकि जब हम नामों और चेहरों से ध्यान हटा लेते हैं तो हम असली विज्ञान को समझ पाते हैं। अगर हम इंसान के दिमाग के काम करने के तरीके को देखें तो हमारा दिमाग लगातार अपनी ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। हाँ, वो हर समय एक्टिव नहीं रह सकता। बिल्कुल, हम हर छोटी बात पर गहराई से विचार नहीं कर सकते। इसी वजह से इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग में कुछ शॉर्टकट्स बना दिए हैं। मनोविज्ञान में इन्हें फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स कहा जाता है। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स मतलब कुछ तयशुदा तरीके? हाँ, ये वो मानसिक ट्रिगर्स हैं जो किसी खास स्थिति में हमें एक तय तरीके से बर्ताव करने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे किसी मशीन का बटन दबाने पर वो चालू हो जाती है ना, वैसे ही हमारे दिमाग के भी कुछ प्ले बटन होते हैं। अच्छा, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान तो बनाते हैं, लेकिन यही शॉर्टकट्स हमें बहुत आसानी से उन लोगों का शिकार भी बना सकते हैं जो इन बटन्स को दबाना जानते हैं। और यहीं से ये बात सच में खतरनाक हो जाती है। क्या वो कोई चालाक सेल्समैन है, कोई बड़ी विज्ञापन एजेंसी है, या फिर हमारे आसपास का समाज जो इन बटन्स का इस्तेमाल कर रहा है? कोई भी हो सकता है। इस रिसर्च में इन शॉर्टकट्स को प्रभाव के हथियार या वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस कहा गया है। ये हथियार कैसे काम करते हैं, इसे एक बहुत ही मजेदार लेकिन चौंकाने वाले उदाहरण से समझा जा सकता है। वो कॉलेज वाली लड़की की चिट्ठी का उदाहरण? हाँ, वही। एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की ने अपने माता पिता को एक चिट्ठी लिखी। उसने लिखा कि हॉस्टल में आग लग गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बाप रे, किसी भी परिवार के लिए जानकारी एक बहुत बड़ा झटका होगी। इतना ही नहीं, वहाँ उसे एक लड़का मिला जो कि एक अपराधी है, लेकिन अब वो उस लड़के के साथ रह रही है और वो प्रेग्नेंट है। कोई भी माता पिता ये पढ़कर तो दिल का दौरा पड़ने जैसी स्थिति में आ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चिट्ठी के बिल्कुल अंत में उसने लिखा, मम्मी पापा, ऊपर लिखी कोई भी बात सच नहीं है, सब झूठ था। हाँ, सच सिर्फ इतना है कि मैं इतिहास के विषय में फेल हो गई हूँ और मुझे केमिस्ट्री में बहुत कम नंबर मिले हैं। मैं बस चाहती थी कि आप इस खबर को सही नजरिए से देखें। क्या बात है। अब सोचिए, अगर वो सीधे बताती कि वो फेल हो गई है तो घर में तूफान आ जाता, लेकिन उस भयानक काल्पनिक कहानी के बाद फेल होना एक बहुत ही छोटी सी बात लगने लगी। इसे ही कंट्रास्ट सिद्धांत या कंट्रास्ट प्रिंसिपल कहते हैं। जब इंसान को पहले कोई बहुत बड़ी और बुरी खबर दी जाती है तो उसके बाद एक छोटी बुरी खबर भी उसे राहत देने वाली लगने लगती है। बिल्कुल सही। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि हमारे फैसले कितने रिलेटिव होते हैं। इंसान का दिमाग किसी भी चीज का मूल्यांकन शून्य में अकेले नहीं करता, बल्कि हमेशा उसकी तुलना किसी दूसरी चीज से करता है। जैसे अगर हम किसी कपड़ों के शोरूम में जाते हैं, हाँ, तो एक चालाक सेल्समैन आपको पहले 20,000 का सूट दिखाएगा और उसके बाद 2,000 की टाई। 20,000 के सामने 2,000 की टाई बहुत सस्ती लगती है, और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। इसी तरह इन हथियारों में शब्दों का भी एक जादुई शॉर्टकट है, सिर्फ क्योंकि शब्द का इस्तेमाल। सिर्फ क्योंकि? हाँ, हार्वर्ड के एक मशहूर प्रयोग में देखा गया कि अगर आप फोटोकॉपी मशीन की लाइन में लगे लोगों से कहें कि मुझे आगे जाने दें क्योंकि मुझे फोटोकॉपी करनी है, लेकिन फोटोकॉपी तो सभी को करनी है लाइन में। वही तो, सिर्फ क्योंकि शून्य मात्र से 93% लोग जगह दे देते हैं। कारण कितना भी बेवकूफी भरा क्यों न हो, क्योंकि शब्द सुनते ही दिमाग मान लेता है कि कोई वाजिब कारण होगा। एक और शॉर्टकट है, महंगा मतलब अच्छा। हम मान बैठते हैं कि अगर किसी चीज की कीमत ज्यादा है तो उसकी क्वालिटी भी बेहतरीन ही होगी। ये तो हम आए दिन देखते हैं। बिल्कुल। कई बार कोई चीज नहीं बिक रही होती तो दुकानदार उसकी कीमत आधी करने के बजाय दोगुनी कर देते हैं और लोग उसे प्रीमियम समझकर तुरंत खरीद लेते हैं। सही कहा। ये सब बताता है कि हम कितने ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। इसी बात से मुझे रिसर्च के अगले सिद्धांत की याद आती है।
आदान प्रदान का नियम या द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन। ये बहुत ही शक्तिशाली नियम है। हाँ, ये नियम कहता है कि हम स्वभाव से ही कुछ ऐसे बने हैं कि अगर कोई हमारे लिए कोई फेवर करता है, कुछ देता है, तो हम खुद को उसका कर्जदार महसूस करते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, मच ओब्लाइज्ड। हम उस एहसान के बोझ को जल्दी से जल्दी उतारना चाहते हैं। असल में ये नियम इंसानी सभ्यता के डीएनए में बसा है। अगर आप मुझे कुछ देती हैं तो भविष्य में मुझे भी आपकी मदद करनी होगी। इसी भरोसे पर व्यापार और समाज टिके हैं। इसका वो 1985 के मेक्सिको भूकंप वाला उदाहरण बहुत हैरान करने वाला था। हाँ, जब मेक्सिको में भयानक भूकंप आया और भारी तबाही मची तो पूरी दुनिया से मदद आने लगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली मदद आई इथोपिया से। इथोपिया? उस वक्त तो इथोपिया खुद भयंकर गरीबी, गृह युद्ध और अकाल से जूझ रहा था ना। बिल्कुल, वहां लोग भूखों मर रहे थे। फिर भी उन्होंने अपने सीमित राहत कोष में से मेक्सिको को हजारों डॉलर की मदद भेजी। ये तो बहुत अजीब है। ऐसा क्यों? जब पत्रकारों ने इसका कारण पूछा तो पता चला कि 1935 में जब इटली ने इथोपिया पर हमला किया था, तब मेक्सिको उन कुछ गिने चुने देशों में से एक था जिसने इथोपिया की मदद की थी। सोचिए, पूरे 50 साल। इससे पता चलता है कि ये ट्रिगर्स सिर्फ दिमाग के शॉर्टकट्स नहीं हैं, ये पीढ़ियों तक चलने वाले सामाजिक समझौते हैं। एक तरह से यह हमारे जिंदा रहने की एवोल्यूशनरी ढांचे का हिस्सा है। वो कर्ज चुकाने की भावना इतनी मजबूत थी कि अकाल में मरते हुए देश ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन जहां एक तरफ ये इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल है, वहीं दूसरी तरफ मार्केटिंग की दुनिया में इसका बहुत चालाकी से फायदा उठाया जाता है। हाँ, जैसे कि रिजेक्ट देन रिट्रीट तकनीक। वो क्या है? इसमें कोई व्यक्ति पहले आपके सामने एक बहुत बड़ी मांग रखता है। मान लीजिए कोई आपसे 10,000 रुपए दान मांगता है। उसे पता होता है कि आप मना कर देंगी। जाहिर है मैं मना कर दूंगी। और जब आप मना करती हैं तब वो तुरंत कहता है, कोई बात नहीं, क्या आप कम से कम 100 रुपए का एक डोनेशन कार्ड खरीद लेंगी? और ज्यादातर लोग वो कार्ड खरीद लेते हैं। कि दिमाग इसे एक समझौते की तरह देखता है। हाँ। दिमाग सोचता है कि सामने वाले ने मेरी बात मानकर अपनी मांग कम कर दी है। हाँ। उसने मुझ पर एक एहसान किया है, तो मुझे भी पीछे हटकर उसकी बात मान लेनी चाहिए। हम खुद को कर्जदार महसूस करके हाँ बोल देते हैं। और इसका सबसे आम रूप है सुपरमार्केट में मिलने वाले फ्री सैंपल्स। जब कोई कंपनी हमें मुफ्त में चीज या कॉफी का एक छोटा सा टुकड़ा चखाती है तो वो दान नहीं कर रही होती। वो चुपके से हमारे अंदर आदान प्रदान का नियम लागू कर देती है। बिल्कुल, एक छोटा सा मुफ्त का सैंपल लेने के बाद बिना कुछ खरीदे वहां से चले जाना हमें सामाजिक रूप से बहुत असुविधाजनक और शर्मिंदगी भरा लगने लगता है। ये जो एहसान का बोझ महसूस करने वाली बात है ना, इससे मुझे इंसान की एक और अजीब आदत याद आती है। हम एक बार जो स्टैंड ले लेते हैं उससे पीछे हटने में हमारी जान निकलती है। आप कमिटमेंट वाले नियम की बात कर रही हैं? हाँ, हमारा अगला सिद्धांत है प्रतिबद्धता और एकरूपता, यानी कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। इसका मुख्य विचार ये है कि जब हम किसी चीज के लिए एक बार हाँ कह देते हैं या समाज के सामने कोई राय जाहिर कर देते हैं, तो हम उस पर टिके रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमें ऐसा इंसान समझे जो अपनी बात से मुकर जाता है। बिल्कुल। इस बात को साबित करने के लिए रेस ट्रैक पर सट्टा लगाने वालों का एक बहुत ही दिलचस्प अध्ययन किया गया था। घोड़ों की रेस वाला? हाँ, सट्टा लगाने से ठीक 30 सेकंड पहले तक लोग अपने चुने हुए घोड़े को लेकर पूरी तरह अनिश्चित होते हैं। उनके दिमाग में 100 सवाल होते हैं। लेकिन सट्टा लगाने के यानी पैसा काउंटर पर जमा करने के ठीक 30 सेकंड बाद वो अचानक बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि बस उनका ही घोड़ा जीतेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब उन्होंने एक कमिटमेंट कर दी है। इंसान का दिमाग कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी मानसिक उलझन से नफरत करता है। जैसे ही फैसला हो जाता है, दिमाग खुद को तसल्ली देने के लिए सिर्फ उसी जानकारी पर ध्यान देता है जो उस फैसले को सही साबित करे। ये तो हम सब कभी ना कभी करते हैं। एक और बहुत ही क्लासिक प्रयोग समुद्र के किनारे किया गया था। एक व्यक्ति बीच पर अपना तौलिया और रेडियो छोड़कर पानी में जाता है। तभी एक नकली चोर आता है और रेडियो उठाकर भागने लगता है। तो आसपास के लोग क्या करते हैं? चोरी रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रयोग के दूसरे हिस्से में जब वही व्यक्ति पानी में जाने से पहले अपने बगल वाले अजनबी से सिर्फ इतना कह देता है कि आप मेरे सामान का थोड़ा ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। हाँ, तो नतीजे बिल्कुल बदल जाते हैं। जैसे ही वो चोर आता है, 95% लोग उस चोर पर झपट पड़ते हैं, अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। सिर्फ एक छोटे से जबानी वादे की वजह से वो आदमी एक अनजान इंसान के रेडियो के लिए पुलिस का काम करने लगता है। और ये देखा गया है कि जो वादे लिखकर या सबके सामने सार्वजनिक रूप से किए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि उनसे पीछे हटना हमारी इमेज को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम इस जाल से बचें कैसे?
अगर कोई चालाक इंसान हमसे छोटी सी हाँ बुलवाने तो क्या हम बस फंस गए? नहीं, इससे बचने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका इस रिसर्च में बताया गया है। क्या है वो तरीका? जब भी आपको लगे कि आप एक ऐसे जाल में फंस गई हैं जहां आप सिर्फ इसलिए हाँ कह रही हैं क्योंकि आपने पहले कोई वादा किया था, तो 2 सिग्नल्स पर ध्यान दें। पहला है गट फीलिंग, ये अंदर से आने वाली वो अजीब सी ऐंठन। पेट में जो एक अजीब सी हलचल होती है। बिल्कुल, जब हम किसी ऐसी चीज के लिए हाँ करने वाले होते हैं जो हम असल में नहीं चाहते, तो हमारे पेट में वो बेचैनी होती है। और दूसरा, अपने दिल की सबसे सच्ची आवाज को सुने, खुद से ईमानदारी से पूछें, जो जानकारी मुझे आज है, अगर वो मुझे पहले पता होती तो क्या मैं तब भी यही फैसला लेता? अगर जवाब ना है तो बिना किसी शर्म के उस कमिटमेंट से बाहर आ जाना चाहिए। एकदम सही। ये बहुत ही सटीक और काम की सलाह है, लेकिन कई बार हम अकेले स्टैंड लेने के बजाय भीड़ के पीछे चलना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, सोशल प्रूफ। यहीं से आता है सामाजिक प्रमाण या सोशल प्रूफ का सिद्धांत। ये बताता है कि अनिश्चितता के समय में जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है, तो हम वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। एक मशहूर कहावत है कि 95% लोग नकलची होते हैं और केवल 5% लोग ही पहल करने वाले होते हैं। आप किसी भी शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट का उदाहरण ले लीजिए। एक अध्ययन में देखा गया कि जब लोगों को एक ऐसा पोस्टर दिखाया गया जिसमें कई लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तो फूड कोर्ट में आने वालों की भीड़ में 75% का भारी इजाफा हो गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि बाकी लोग भी ऐसा कर रहे हैं, तो ये सही ही होगा। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो टेलीविजन इंडस्ट्रीज का सबसे बेहतरीन और शायद सबसे परेशान करने वाला उदाहरण है। आप वो लॉ ऑफ ट्रैक्स की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। जो कॉमेडी शोज हम देखते हैं उनमें पीछे से हंसने की नकली आवाजें डाली जाती हैं। हम सभी जानते हैं कि वो हंसी नकली है, दशकों पुरानी एक रिकॉर्डिंग है। हाँ, वो सुनने में अजीब लगती है। फिर भी टीवी एग्जीक्यूटिव्स लाखों रुपए खर्च करके इसे अपने शोज में डालते हैं। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक प्रयोगों ने साबित किया है कि जब वो हंसी बचती है तो हम अपने आप ज्यादा और लंबे समय तक हंसने लगते हैं, भले ही जोक बिल्कुल बकवास क्यों ना हो। हमारा दिमाग लॉजिक को बाईपास कर देता है। हाँ, दिमाग सोचता है कि अगर दूसरे लोग हंस रहे हैं तो जोक जरूर मजेदार होगा। हम सामाजिक प्रमाण पर इतना ज्यादा निर्भर करते हैं कि हम अपनी खुद की अकल को स्विच ऑफ कर देते हैं। और ये बात सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। मुझे रिसर्च का वो हिस्सा बहुत दिलचस्प लगा जहां फ्रूट फ्लाइज यानी फलों पर भिनभिनाने वाली मक्खियों का जिक्र है। वो भी भीड़ को फॉलो करती हैं। हाँ, वैज्ञानिक प्रयोगों में देखा गया कि एक मादा मक्खी उसी नर मक्खी को अपना साथी चुनती है जिसे उसने किसी दूसरी मादा के साथ देखा हो। यानी एक छोटी सी मक्खी भी भीड़ का हिस्सा बनना चाहती है। लेकिन इंसानों के मामले में ये एक बड़ा खतरा पैदा करता है। इसे बायस्टैंडर इफेक्ट या भीड़ की खामोशी कहते हैं। जब सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई बेहोश पड़ा होता है तो अक्सर भीड़ तमाशा देखती है, कोई मदद नहीं करता। लोग निर्दयी नहीं होते, बल्कि हर कोई दूसरे की तरफ देख रहा होता है। सब सोचते हैं अगर स्थिति वाकई गंभीर होती तो कोई और मदद के लिए आगे आ गया होता। इसे बहुलवादी अज्ञानता या प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस भी कहते हैं, जहां सब एक दूसरे को शांत देखकर मान लेते हैं कि कोई आपातकाल है ही नहीं। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही स्याह पहलू है। भीड़ में होने पर हमारी जिम्मेदारी का एहसास बढ़ जाता है। इसी तरह एक और सिद्धांत है जो हमारी आजाद सोच को धुंधला कर देता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो सिद्धांत है पसंद का सिद्धांत या द प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग। साधारण शब्दों में कहें तो हम उन लोगों की बात बहुत आसानी से मान लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या जो हमारे जैसे होते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है टपरवेयर पार्टीज। हाँ, वो प्लास्टिक के डिब्बों वाली पार्टी। बिल्कुल। इन पार्टियों में कोई अनजान सेल्समैन घर घर जाकर डिब्बे नहीं बेचता, बल्कि आपकी ही कोई दोस्त या पड़ोसी आपको अपने घर चाय पर बुलाकर सामान दिखाती है। और आप वो सामान सिर्फ क्वालिटी के लिए नहीं खरीदते। हाँ, आप इसलिए खरीदते हैं क्योंकि बेचने वाली आपकी दोस्त है। किसी अजनबी को ना कहना बहुत आसान है, लेकिन अपने दोस्त के ड्राइंग रूम में बैठकर उसकी आंखों में देखकर उसकी चीज को ठुकराना सामाजिक रूप से बहुत अजीब और मुश्किल होता है। दोस्ती और पसंद का ये दबाव इतना भारी होता है कि लोग बिना जरूरत की चीजें भी खरीद लाते हैं। इस पसंद के पीछे कई छिपे हुए मनोवैज्ञानिक कारण काम करते हैं, जैसे कि शारीरिक आकर्षण। हाँ, सबसे पहला है शारीरिक आकर्षण, जिसे हेलो इफेक्ट भी कहते हैं। ये एक कड़वा सच है कि जो लोग दिखने में आकर्षक होते हैं, हम अवचेतन रूप से उन्हें ज्यादा ईमानदार, दयालु और होशियार मान लेते हैं। और दूसरा कारण? दूसरा है समानता। जो लोग हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, जिनकी उम्र हमारी जितनी होती है या जो हमारे ही बैकग्राउंड के होते हैं,
हम उन पर बहुत जल्दी भरोसा करते हैं। तीसरा है तारीफ। जो इंसान हमारी तारीफ करता है वो हमें अपने आप अच्छा लगने लगता है, भले ही हमें पता हो कि वो अपना फायदा निकालने के लिए मक्खन लगा रहा है। और चौथा है जुड़ाव या एसोसिएशन। लेकिन अगर कोई अनजान इंसान सड़क पर अचानक मेरी तारीफ करने लगे या खुद को मेरे जैसा बताने लगे तो मैं खुश होने के बजाय सतर्क हो जाऊंगी। बिल्कुल। तो इस पसंद के सिद्धांत की भी कुछ सीमाएं होंगी, है ना? हर बार तो ये काम नहीं कर सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है। जब ये ट्रिगर्स बहुत स्पष्ट या भद्दे तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं तो हमारा दिमाग अलार्म बजा देता है। इसीलिए ये तकनीकें तभी सबसे ज्यादा असरदार होती हैं जब इन्हें बहुत ही सूक्ष्म और छिपे हुए तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जैसे विज्ञापनों में होता है। हाँ, जुड़ाव का इस्तेमाल किसी कार या एनर्जी ड्रिंक के विज्ञापन में मशहूर खिलाड़ियों को लिया जाता है। इसका मकसद ये नहीं होता कि खिलाड़ी उस कार का एक्सपर्ट है। मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप उस सेलिब्रिटी के लिए अपनी पसंद और प्यार को उस प्रोडक्ट के साथ जोड़ दें। तो इससे बचा कैसे जाए? इससे बचाव का एक ही तरीका है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खरीद रहे हैं, ना कि किससे खरीद रहे हैं। आपको सेल्समैन और उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रोडक्ट को हमेशा अलग-अलग करके देखना चाहिए। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है खुद को बचाने का। एक और चीज जिससे हम बचपन से कंडीशन्ड होते हैं वो है अथॉरिटी, यानी अधिकार और कमी का सिद्धांत। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अधिकार वाले लोगों की बात मानना सही है। माता पिता, शिक्षक, डॉक्टर, पुलिस, इन सभी की बात मानना। ये समाज को बिना किसी अराजकता के चलाने के लिए जरूरी भी है, लेकिन इसका फायदा कैसे उठाया जाता है ये देखना डरावना है। इसका फायदा बहुत ही खतरनाक स्तर तक उठाया जा सकता है। इसे समझने के लिए मनोविज्ञान के इतिहास का सबसे खौफनाक प्रयोग याद आता है, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। वो इलेक्ट्रिक शॉक वाला? हाँ, ये प्रयोग ये समझने के लिए किया गया था कि लोग अथॉरिटी के सामने किस हद तक जा सकते हैं। इस प्रयोग में आम लोगों को एक लैब में ले जाया गया। वहां एक व्यक्ति था जिसने डॉक्टर जैसा सफेद कोट पहना हुआ था। उस डॉक्टर ने इन आम लोगों को निर्देश दिया कि वे दूसरे कमरे में बैठे एक इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक दें। जैसे जैसे वो इंसान सवालों के गलत जवाब देता, शॉक की तीव्रता बढ़ाने को कहा गया। लेकिन वो असली शॉक नहीं था ना? नहीं, शॉक खाने वाला व्यक्ति दरअसल एक एक्टर था और उसे कोई करंट नहीं लग रहा था। लेकिन ये बात बटन दबाने वाले आम लोगों को नहीं पता थी। बाप रे! जैसे जैसे शॉक का लेवल बढ़ता, दूसरे कमरे से एक्टर के चीखने की, दर्द से तड़पने की और प्रयोग रोकने की आवाजें आती। कोई भी सामान्य इंसान ऐसी चीखें सुनकर बटन दबाना रोक देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब आम लोगों ने हिचकिचाहट दिखाई तो सफेद कोट पहने उस डॉक्टर ने बस शांत आवाज में कहा, प्रयोग के लिए आपका जारी रखना जरूरी है। सिर्फ इतना कहा? हाँ, और महज उस अथॉरिटी फिगर, उस सफेद कोट के प्रभाव में आकर लगभग 65% लोगों ने करंट का लेवल उस स्तर तक बढ़ा दिया जो किसी इंसान की जान लेने के लिए काफी था। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वे लोग क्रूर नहीं थे, वे पसीने से तरबतर थे, कांप रहे थे। लेकिन अथॉरिटी के प्रति हमारी आज्ञाकारिता इतनी गहरी प्रोग्राम्ड है कि हम अपनी नैतिकता तक को दांव पर लगा देते हैं। हम टाइटल या कपड़ों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि सवाल करना भूल जाते हैं। बिल्कुल। और इसी अथॉरिटी के साथ जुड़ती है कमी या स्कार्सिटी। जो चीज कम होती है या सीमित समय के लिए होती है, हम उसे ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। ये तो वही फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो का मनोविज्ञान है। विज्ञापनों में हम अक्सर सुनते हैं, ऑफर केवल आज रात तक या स्टॉक में सिर्फ 2 पीस बचे हैं। जैसे ही हमें लगता है कि कोई चीज हमारे हाथ से फिसल रही है, हमारे दिमाग में उसे पाने की इच्छा कई गुना बढ़ जाती है। हम चीजों का मोल उनकी असली उपयोगिता से नहीं, बल्कि इस बात से तय करने लगते हैं कि वो कितनी मुश्किल से मिल रही हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब हम किसी ऐसी स्थिति में हो जहाँ कोई खुद को विशेषज्ञ या अथॉरिटी बता रहा हो या कोई चीज कम होने का डर दिखा रहा हो, तो हमें एक पल के लिए रुकना चाहिए। बिल्कुल, रुककर सोचना चाहिए कि क्या वो विशेषज्ञ सच में उस विषय का प्रामाणिक जानकार है। क्या उस सफेद कोट या उस महंगे सूट के पीछे सच में कोई ज्ञान है या वो सिर्फ एक दिखावा है। और क्या वो चीज जिसकी कमी दिखाई जा रही है सच में मेरे लिए जरूरी है, या मैं उसे सिर्फ इसलिए खरीदना चाहती हूँ क्योंकि वो किसी और को मिल जाएगी। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? हमने इस बिना नाम वाली रिसर्च के इतने सारे सिद्धांतों को खंगाला। कॉन्ट्रास्ट, आदान प्रदान, प्रतिबद्धता, सामाजिक प्रमाण, पसंद और अधिकार व कमी, इन सबको इतनी गहराई से समझने के बाद आखिर इन सब चीजों के पीछे छिपा हुआ सबसे बड़ा संदेश क्या है?
इस पूरी रिसर्च का सबसे गहरा और छिपा हुआ संदेश ये है कि आज के इस आधुनिक युग में जहां हम 24 घंटे सूचनाओं और विज्ञापनों की बाढ़ में जी रहे हैं, हमारे दिमाग के पास हर जानकारी को प्रोसेस करने का समय नहीं है। हम पहले से कहीं ज्यादा इन शॉर्टकट्स पर निर्भर हो गए हैं। हाँ, और यही वजह है कि कोई भी आसानी से हमारा फायदा उठा सकता है। ये जानकारी सिर्फ ये नहीं सिखाती कि दूसरों को कैसे प्रभावित किया जाए, बल्कि इसका असली मकसद ये है कि हम एक आलोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करें। यानी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल, हमें अपने ऑटो पायलट मोड को पहचानना होगा। जब हम इन 6 सिद्धांतों को जान लेते हैं तो हम उस पल को पकड़ सकते हैं जब कोई हमारे दिमाग के फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। जब अगली बार कोई हमें सुपरमार्केट में फ्री सैंपल दे या वेबसाइट पर सिर्फ एक कमरा बाकी है का पॉपअप आए, तो हमारे दिमाग में एक अलार्म बजना चाहिए। एकदम सही। क्या बात है, इस पूरी चर्चा ने इंसान के बर्ताव को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने जाना कि कैसे छोटे छोटे ट्रिगर्स हमारे बड़े बड़े फैसले तय करते हैं। मैं इस ऑडियो बुक और किताब समरी के इस खास संस्करण को सुनने के लिए सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। और ये जानकारी उनके बहुत काम आएगी। बिल्कुल, आप सभी से अनुरोध है कि महान लेखकों की ऐसी ही बेहतरीन किताबों की समरी और गहरे विश्लेषण सुनने के लिए हमारा साथ जुड़े रहें। पर जाने से पहले एक ऐसा विचार जिस पर शांति से सोचने की जरूरत है। वो क्या है? जरा सोचिए, अगर हमारे इंसानियत के ये 6 सिद्धांत इतने अचूक और इतने ताकतवर हैं, तो क्या होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी हर पसंद, हर नापसंद, हमारी हर ऑनलाइन गतिविधि के डेटा को पढ़ लेगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में एआई इन मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स को इतनी सफाई से इस्तेमाल करे कि वो दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाए और हमें पता भी न चले कि हमारे फैसले हमारे नहीं, किसी एल्गोरिदम के हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए गहरे विश्लेषण के साथ।